वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से कुछ खबरें ऐसी इकट्ठी हो गई हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमेडी स्पोर्ट का इंडिया में सबसे बेहतरीन चैनल है, और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो चार गालियाँ दीजिएगा और वीडियो छोड़ के जाइएगा, और चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, बकवास बहुत होगी। सबसे पहली खबर डेना वाइट को लेकर है, जॉन जोन्स को लेकर है और टॉम एस्पिनॉल को लेकर है। इस बारे में मेरे ख्याल से आप सभी को पता चल भी गया होगा, पर फिर भी इस बारे में बात करना ज़रूरी है। देखिए, डेना वाइट ने कुछ सीरियसली अंदाज में कहा कि मैं बहुत जल्द हैवीवेट फाइट का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और उसने ये क्लियर किया कि टॉम एस्पिनॉल और जॉन जोन्स जो है फाइट करेंगे। ये बात अलग है कि उसने ये नहीं कहा कि इसी साल फाइट करेंगे या अगले साल जल्दी फाइट करेंगे। मैं बताऊंगा आपको ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं डेना वाइट पे कितना विश्वास करता हूँ तो मैं बोलूँगा कि डेना वाइट में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। पर अगर आप मेरी जितनी ज़िंदगी जिए होते हैं ना, मेरी जितनी ठोकर खाए होते हैं और मेरे जितने बार गिरे होते हैं, तो आप ये पहचानना शुरू कर देते हैं कि कब इंसान झूठ बोल रहा है, कब इंसान सच बोल रहा है। तो बिलीव इट और नॉट, मुझे लगता है कि डेना वाइट सीरियस है और वो सही बोल रहा है, और ये फाइट होने वाली है। अगर ये फाइट होने वाली है तो जो पहला सवाल हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या जॉन जोन्स सीरियसली डक कर रहा था। अगर ये फाइट होने वाली है तो इससे पता चलता है कि जॉन जोन्स डक नहीं कर रहा था, जॉन जोन्स को कोई चीज़ चाहिए थी इस फाइट के लिए जो उसे मिल गई है। देखिए, आप सभी अगर इस वीडियो को देखते अगर आप सभी मेरे चैनल को देखते हैं तो आपको ये बात पूरी तरह पता है कि मैं एज ए इंसान जॉन जोन्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मेरा मानना है कि जॉन जोन्स एक घटिया इंसान है। बट अगर आप एज अ एथलीट बोले तो जो दोस्त, जॉन जोन्स में क्रैम डेला क्रैम है, आला फाइटर है। टू बी ऑनेस्ट, एमएमए की दुनिया में जॉन जोन जितने 2 या 3 ही फाइटर इतने स्किल्ड फाइटर हुए हैं। स्किल्ड भी नहीं कहना चाहिए, नेचुरली टैलेंटेड फाइटर हुए हैं। और मैंने जॉन जोन्स को हजार हरकतें करते हुए देखा है, पर किसी से डरते हुए नहीं देखा है। पर जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपने हासिल किया होगा और एक डिसीजन आपके वो जो हासिल आई को ज़ीरो कर देगा, तो आप भी डरेंगे यार। जॉन जोन्स ने एक अनडिफीटेड फाइटर का दर्जा हासिल किया है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि वो एक फाइट ऐसा और वैसा, पर हम सभी को पता है कि जॉन जोन्स अनडिफीटेड है। जिस किसी को एमएमए का 5 ग्राम भी नॉलेज है तो उसको पता है कि जॉन जोन्स अनडिफीटेड है। अब ऐसे अनडिफीटेड रिकॉर्ड को अगर कोई ऐसे फाइटर के सामने दांव पे लगाएगा जिस पे वो हार सकता है, तो उसे पर्सनली उस फाइटर से डर नहीं है, बट अपने रिकॉर्ड को खोने का डर है, अपनी लेगेसी को डेंट होने का डर है। और मैं तो अभी भी मानता हूँ कि अगर मेरे पास पैसा होगा और मैं अगर सट्टा लगाता, जो कि मैं नहीं लगाता हूँ, तो मैं जॉन जोन्स पे ही लगाता। जॉन जोन्स धरती पकड़ हरामी आदमी है। ही विल फिगर आउट अ वे टू डिफीट टॉम एस्पिनॉल। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि जीतने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं, तो ऐसा लगता है कि टॉम एस्पिनॉल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर वो लगने का कारण सिंपल सा ये है कि जॉन जोन्स पिछले 5-6 साल से अपने पीक पे फाइट नहीं कर रहा है। जॉन जोन्स जब से वापस आया है ना, जब से गफ्टरसन वाली सेकंड वाली फाइट हुई है, तब से हम क्लियरली देख रहे हैं कि जॉन जोन्स अपने पीक पर नहीं है। वो ये जो जॉन जोन्स है, ये डिमिनिश जॉन जोन्स है। इसीलिए हम कहते हैं कि टॉम एस्पिनॉल के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। खैर, इस फाइट में हम डिटेल में बात करेंगे जब ये फाइट एक्चुअली अनाउंस हो जाएगी। ठीक, फिलहाल हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर पीएफएल को लेकर है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग पीएफएल को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, बट मैं इस बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस बात को लेकर इंटरेस्टेड हूँ। दोस्त, मैं चाहता हूँ कि एमएमए की दुनिया आगे बढ़े, एमएमए खूब प्रॉस्पर हो, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि एमएमए के जो फाइटर हैं, जो हमारी खुशी के लिए अपनी जान दांव पे लगाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। और ये उनको तब मिलेगा जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा एमएमए में। एक थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी कि पीएफएल कम्पीट करेगा यूएफसी के प्रति, और वो नहीं कर रहा है। और अगर यूएफसी इकलौता प्लेयर रहेगा तो वो वही देगा फाइटर को जो वो चाहता है, क्योंकि फाइटर के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। खैर, खबर ये है कि पैची मिक्स ने भी ये कह दिया है और पीएफएल ने भी कह दिया है कि भाई हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड करते हैं, म्यूचुअली हमने एग्री कर दिया है कि पाची मिक्स पीएफएल छोड़ रहा है। ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ यूएफसी देखते हैं। मेरे ख्याल से आप में से ज़्यादातर लोग सिर्फ यूएफसी देखते हैं। ये खबर बहुत बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिनको पीएफएल से थोड़ी बहुत उम्मीद थी। दोस्त, पीएफएल ने ऐसा हगा है ना कि साला सेप्टिक टैंक चौक हो जाए। जब पीएफएल ने एक्वायर किया था ना बेलाटोर को, मैं बता रहा हूँ उनके पास कितने शानदार स्टार थे। देखिए, रायन वेडर एक स्टार था। आपकी नज़र में रायन वेडर कुछ भी हो, पर रायन वेडर को लोग जानते थे और रायन वेडर वॉज वेरी गुड फाइटर। एरन पीको जो ऑलरेडी यूएफसी में आ गया है, मेरे हिसाब से वो
आने वाले समय में सुपरस्टार बनेगा, मुझको कोई डाउट नहीं है उसमें। पैट्रिसियो पिटबुल और एक और फाइटर है जो उस समय पीएफएल में था, जो उससे पहले बेलाटोर में था। ये एक और फाइटर है जो मेरा मानना है कि जिसकी लेगेसी यूएफसी के कई फाइटरों से बेहतर है। अगर आपने उसको फाइट करते हुए देखा है यूएफसी में तो आई एम सॉरी, बट आप जिस फाइटर को देख रहे हैं ना वो बहुत हद तक एक डिमिनिश फाइटर है, क्योंकि पीक पैट्रिसियो पिटबुल ना दुनिया में किसी फाइटर को हरा सकता, बोले तो किसी भी फाइटर को। एनीवेज वो भी छोड़ दिया। कितने फाइटर हो गए? रायन बेडर गया यूएफसी से बाहर, हो बेलाटोर से बाहर और पीएफएल से बाहर, राइजन में है। एरन पी को यूएफसी में आ गया, पिटबुल यूएफसी में आ गया। अब पी पाचिमिक्स ने भी छोड़ दिया, पता नहीं वो कहाँ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यूएफसी में ही आएगा। अब कौन बचा हुआ है? ऐसा नहीं है कि अभी स्टार खत्म हो गए हैं, तो जो स्टार बचे हुए हैं और जो यूएफसी पीएफएल की जान बचा सकते हैं उनमें से एक है जॉनी एबलिन, जो 185 के मेरे ख्याल से दुनिया में टॉप 3 फाइटर तो आप उसको मानना पड़ेगा आपको। दूसरा फाइटर जिसके बारे में हम सबको बात करनी चाहिए और रोज़ रोज़ बात करनी चाहिए वो है पॉल ह्यूज़। पॉल ह्यूज़ दोस्त 155 का बहुत शानदार फाइटर है। पॉल ह्यूज़ ने ऑलरेडी एक मेरा वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर है एजे मकी, उसको हरा दिया है। और उस्मान नरगोमामेडोव जो कि एक और स्टार है पीएफएल का, उससे बहुत टक्कर की फाइट की थी और वो रीमैच मांग रहा है। एक बात बता दूं आपको, पॉल ह्यूज़ जो है यूएफसी भी चाहती थी कि पॉल ह्यूज़ यूएफसी ज्वाइन करे, बट यूएफसी उतने पैसे नहीं दे रही थी, क्योंकि यूएफसी को चापा जाता नहीं ना। वही वाली बात है ना कि हम अकेले हैं तो हम जितना पैसा देंगे आपको उतना लेना पड़ेगा वाली बकचोदी करती नहीं यूएफसी। तो पॉल ह्यूज़ ने कहा कि घंटे में यूएफसी मैं चला पीएफएल में, क्योंकि पीएफएल ज़्यादा पैसा देगी। आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब ये पॉल ह्यूज़ जो है एमएमए छोड़ देगा ना, तो उसके बच्चों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उनका बाप पीएफएल के लिए फाइट किया था क्या यूएफसी के लिए फाइट किया था। उनको इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि उनके बाप के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। ठीक है ना? तो पीएफएल है, उसके अलावा एजे मकी तो है ही जिसके बारे में बात किया मैंने। फ्रांसिस नगानू है। फ्रांसिस नगानू मेरे ख्याल से एक आध फाइट और करेगा, और अभी जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मुझे लग रहा है कि फ्रांसिस नगानू इस साल कोई फाइट नहीं करने वाला, तो वो भी दिक्कत है। साइबॉर्ग है। वैसे साइबॉर्ग के बारे में एक खबर है जो हम आके बात करेंगे। और उसके अलावा उस्मान नरगोमामेडोव तो है ही है। तो देखते हैं इनमें से कितने फाइटर बचे रहते हैं, कितने जाते हैं। पर दोस्त पीएफएल ने ना एक नंबर हगा है। एनीवेज अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर ऐसा है कि भाई बोलना तो पड़ेगा ना। पिछली बार मैंने वीडियो में पिछले बार मैंने वीडियो में इस्लाम और इलिया टोपुरिया दोनों के फैनों को कुछ कह दिया था, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। भाई मेरे को घंटे फर्क पड़ता है कि तो मेरे को सब्सक्राइब हो के नहीं हो। जो मेरे साथ है मेरे को उनसे फ़र्क पड़ता है, जिनको सच से दिक्कत है वो यहाँ ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो पिछली बार इस्लाम के फैंस को मैंने ज़्यादा नाराज़ कर दिया था, अब बारी है इलिया टोपुरिया के फैंस की। देखिए इलिया टोपुरिया का फ़ैन का कहना है, सॉरी इलिया टोपुरिया का फ़ैन का नहीं कहना है, इलिया टोपुरिया का कहना है कि इस्लाम मकाचेव एक कायर फाइटर है, वो भाग गया 155 डिवीज़न से क्योंकि उसे फाइट नहीं करनी थी इलिया टोपुरिया से। तो एक टुच्चा सा बयान है। मेरे को पता है कि इलिया टोपुरिया ऐसा नहीं मानता है। इलिया टोपुरिया मेरी नज़र में बहुत स्मार्ट फाइटर है और उसको पता है कि वो जो बोल रहा है वो प्योर बकचोदी है, पर फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूँ। इलिया टोपुरिया ने खैर ये सब इसलिए बोला होगा क्योंकि उसको खबरों में बना रहना है, क्योंकि वो स्मार्ट फाइटर है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। ये हद से टुच्ची वाली बात है। इस्लाम मकाचेव ने अपना पूरा डिवीजन खाली कर दिया। आप 1 से लेकर नंबर 7 तक चले जाएंगे, ऐसा कोई फाइटर नहीं मिलेगा जिससे इस्लाम मकाचेव ने फाइट नहीं किया होगा या फाइटर से बहुत आगे होगा। और हाँ, किसी ने पिछले कमेंट किया क्या इस्लाम ने अरमान सुर्यकन को हराया है? बिल्कुल हराया दोस्त, पहले ही हरा चुका। अरमान सुर्यकन की पहली फाइट इस्लाम से हुई थी। उसके अलावा इस अरमान सुर्यकन के पास चांस था इस्लाम को हराने का। ये बात मैं समझता हूँ कि चोट के कारण वो चांस चला गया, बट आप ये नहीं कह सकते कि इस्लाम ने अरमान सुर्यकन को चांस नहीं दिया। हाँ, अगर इलिया टोपुरिया का कहना कब सही होता? इलिया टोपुरिया का कहना तब सही होता जब जैसे कि वोल्कानस्की ने अपना पूरा डिवीजन साफ कर दिया था, उसके बाद 155 में फाइट करने के लिए वो राजी हुआ और इस्लाम ने वो फाइट एक्सेप्ट की। वो फाइट अगर ऐसा होता तो मैं मानता। अगर इलिया टोपुरिया ना रीमैच देता वोल्कानस्की को, जैसा कि वोल्कानस्की डिजर्व करता था, इलिया टोपुरिया फाइट करता एवलोएस से, मेरे हिसाब से वो दोनों फाइट में जीतने के चांसेस उसके थे। पर क्या उसने ये फाइट की? नहीं। एक टाइटल डिफेंस के बाद आप अगले डिवीजन में जाते हैं और चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा 2 ही स्थितियों में हो सकता है। पहला, आप पागल हैं और कंपनी चलाने वाला पागल है, और दूसरा आप स्टार हैं, जो कि आप हैं। बट आपको ये सोचना होगा कि जब कॉनर मैकग्रेगर है, उसने भी एक भी डिफेंस नहीं किया था और अगले उसमें डिवीजन में जाके चैंपियन बना था। उस समय एडी अल्वारेज चैंपियन था। एडी अल्वारेज लेजेंड नहीं था 155 डिवीजन का। वैसे एडी अल्वारेज फाइटिंग का लेजेंड है, बट 155 डिवीजन का ऐसा डोमिनेंट फाइटर नहीं था कि उसने नंबर 1 से लेके 5, 6, 7 तक लोगों को हरा दिया था, जैसा कि इस्लाम ने किया है। तो फ़र्क है। ये बात अलग है कि अगर जैक डेला मेडलिना फाइट हार जाता और बिलाल फाइट जीत जाता तो इस्लाम को फाइट करनी पड़ती है। लेटो पूरे से कोई चांस नहीं था, क्योंकि यूएफसी ने कह दिया था कि अगर नहीं फाइट करोगे देन यू विल हैव टू वेकेट। सो
इस्लाम कायर नहीं है दोस्त, बस ये है कि इस्लाम को ग्लोरी चाहिए, और उसमें कौन उसको ब्लेम कर सकता है? सच बताएं, आप भी बताइए, कौन कम्पीट कर सकता है इस्लाम के साथ 155 में? और हाँ, अगर आप पूछें कि इलिया टोपुरिया क्या कम्पीट कर सकता है 155 में इस्लाम के साथ, मेरा मानना है कि इस्लाम को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है इलिया टोपुरिया, पर मेरे हिसाब से तो इस्लाम ही जीतेगा। इलिया टोपुरिया एक्सट्रीमली स्मार्ट फाइटर है यार, और इस्लाम भी हाईली स्किल्ड है। अगर हो सकता है भविष्य में तो ये फाइट करेंगे, और नहीं करेंगे तो अपने बाप का कुछ नहीं जाता, और मोस्ट प्रॉब्ली इन दोनों के बापों का भी कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, फिलहाल हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर के पहले मैं आपको बता दूं कि किसी ने मुझसे एक डेढ़ 2 साल पहले पूछा था कि आपका फेवरेट फाइटर कौन सा है। तो मैंने कहा था कि ग्लोवर तशैरा मेरा फेवरेट फाइटर है। मेरे फेवरेट फाइटर ऐसे ही रहते हैं यार, जो मुझे ज़्यादा मेहनती नज़र आते हैं, जो अपने लेवल से अबव पंच करते हैं ना, यही सब मेरे फेवरेट फाइटर होते हैं। तो उन फाइटरों में से जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं उनमें से एक पॉल क्रैग है, वो जो लगातार हार रहा है। और पॉल क्रैग का कहना है कि अगर वो शनिवार वाली फाइट नहीं जीतता है तो शायद वो यूएफसी से निकाल दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि पॉल क्रैग 100% सही है। मुझे नहीं लगता कि पॉल क्रैग को दोबारा चांस मिलेगा 4 लगातार हार के बाद। और पॉल क्रैग एक ऐसा इंसान है जो कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है यार। अनकलायव का इकलौती लॉस जो है पॉल क्रैग में है, वो भी आखिरी के समय में। ये बात अलग है कि उसमें अनकलायव के चुतियापे के बहुत बड़ा योगदान है, बट पॉल क्रैग की स्किल्स भी हैं। बट एक बार मैं ना हमेशा पॉल क्रैग इतना मेहनती होने के बावजूद मैं देखता हूँ कि पॉल क्रैग जो है, मुझे नहीं लगता है कि दूसरी स्किल्स में वो वैसे प्रोग्रेस कर रहा है जैसे कि उसको प्रोग्रेस करना चाहिए। और सिर्फ एक ही स्किल के सहारे आप यूएफसी के चैंपियन नहीं बन सकते या टॉप 3 में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये 1995 नहीं है जहां पे आपको जुजित्सु आ गया तो सब कुछ आ गया। एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूँ कि पॉल क्रैग ये फाइट जीते और वो यूएफसी में बने रहे, बिकॉज वी नीड पॉल क्रैग इन आवर लाइफ। ओके, एनीवेज, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्रिस साइबोर्ग को लेकर है। अभी हमने पीएफएल की बात की। पीएफएल में क्रिस साइबोर्ग वापसी करने वाली है, पर हाल ही में जब कैला हैरिसन के बारे में उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि कैला हैरिसन एक्चुअली कायर है, इसीलिए वो भाग गई क्रिस साइबोर्ग से फाइट करने की जगह। और इसको कहते हैं कायर होना, ना कि वो जो इलिया टोपुरिया इस्लाम के बारे में बोल रहा है। ठीक है, पहली बात, लरेसा पचेंको ने कैला हैरिसन को हराया। उसके बाद कैला हैरिसन फाइट कर सकती थी, बट नहीं की। उसके बाद जैसे ही साइबोर्ग और कैला हैरिसन एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आया तो कैला हैरिसन यूएफसी चली गई। अब आप फिर से कुछ कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट यूएफसी वाले ज़्यादा पैसा दे रहे होंगे। नहीं, पीएफएल वाले ही ज़्यादा पैसा दे रहे थे। न सिर्फ वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे, बल्कि उन्होंने उन्होंने एक ऐसी चीज़ ऑफर की जो मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ यूएफसी के फाइटर, मतलब यूएफसी कभी ऑफर करेगी किसी को। उन्होंने कैला हैरिसन को एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, सिर्फ एक फाइट का, यानी कि आप साइबॉक्स से फाइट कीजिए, फिर आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। कैला हैरिसन ने बोले नहीं नहीं, मेरे को नहीं फाइट करना। पता है क्यों नहीं फाइट करना? क्योंकि कैला हैरिसन को ये पता है कि साइबॉर्ग डेंजरस है, और दूसरी बात, साइबॉर्ग उसी के साइज की है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, वेट बुली किसको कहते हैं। वेट बुली उसको कहते हैं जो एक नहीं दो दो ओलंपिक में 172 पाउंड में फाइट करती है। 172 पाउंड, एक बार फिर से बोलूं, 172 पाउंड में फाइट करती है। यानी कि वो वेट कट करके 172 पाउंड में करती है। ठीक है, फिर भी हम ये नहीं मानते उसका वेट 185 या 190 होगा, चलो ये मान लेते हैं कि 172 पाउंड तो होगा। 172 पाउंड की फाइटर है। फिर जब वो फाइटिंग करती है ना एमएमए, तो एक पीएफएल नाम की ऑर्गेनाइजेशन में जाती है। तो पीएफएल बेचारी इतनी चूतिया ऑर्गेनाइजेशन है कि वो कैला हैरिसन के स्टारडम की वजह से उसी के लिए 155 डिवीजन बना देती है। याद है, 172 पाउंड से 155 पाउंड में आती है। 155 पाउंड में, क्योंकि बहुत लड़कियां इतने बड़े साइज की होती नहीं है फाइटर्स, तो एक डिवीजन बनाया जाता है जिसमें मोस्टली फाइटर जो 145 135 की होती हैं वो उचक उचक के 155 में जाती हैं, कैला हैरिसन से फाइट करती हैं, हारती हैं, घर चली जाती हैं। उसके बाद एक फाइट 145 डिवीजन में भी करती है कैला हैरिसन, बट फिर वापस से 155 में डिवीजन में चली जाती है। उसके बाद वो 145 में नहीं, 135 में फाइट कर रही है यूएफसी में। 172 पाउंड, 155 पाउंड, 145 पाउंड, नाउ 135 पाउंड। दैट इज कॉल्ड अ वेट बुली। अगर हम मुझसे पूछे कि कैला हैरिसन एज ए जूडो को एज ए जूडो आर्टिस्ट या कहेंगे जूडो फाइटर कैसी है, शानदार है। बट एज ए एमएमए फाइटर शी इज जस्ट अ वेट बुली फॉर मी, नथिंग लेस नथिंग मोर। और हाँ, मैंने इसके सारी चीज़ें कवर की है, राइट, चारों तरफ से कवर किया। जो निकल के आता है वो यही है कि शी रैन अवे फ्रॉम साइबॉर्ग, शी रैन अवे फ्रॉम लरिसा पचेंको। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो ज़्यादा पैसे के लिए यहाँ पे आई है। 135 डिवीजन, वो खुद ही ये बोलती है कि आई स्टार्टेड पिसिंग ब्लड व्हेन आई वाज कटिंग वेट। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो वेट कट है, हद से ज़्यादा अननेचुरल वेट कट होगा, तभी तो पेशाब में खून आने लगा। और एक वेट कट में नहीं, दोनों वेट कट में ऐसा हुआ। एनीवेज, चलिए,
आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर गिलबर्ट बंस को लेकर है। गिलबर्ट का कहना है कि उसकी ज़िंदगी हमजद चिमाएव की फ़ाइट के बाद बदल गई। वैसे मैं बता दूं, मैंने फिर से फ़ाइट बहुत बार देख चुकी है ये फ़ाइट। मेरा मानना है कि तीसरा राउंड गिलबर्ट बंस जीता था और वो फ़ाइट गिलबर्ट बंस जीता था। एनीवेज, हमजद के जीतने से मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर फिर भी मेरे हिसाब से गिलबर्ट जीता था। एनीवेज, गिलबर्ट का कहना है कि वो फाइट हारने के बाद भी उसको जो प्रसिद्धि है उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसको और भी फाइनेंशियल ऑफर आने लगे, और पैसा ज़्यादा आने की वजह से शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो गया अपने एम के प्रति। तो मैंने देखा यार, ये होता है फाइटर्स के साथ। आपको मार्विन हैगलर वाला वो कमेंट तो याद ही होगा ना, जो मैं कई बार दोहराता हूँ कि भाई आप ये उम्मीद नहीं करते कि सुबह सुबह 4 बजे कोई मखमल के चद्दर से उठ के सुबह की ट्रेनिंग के लिए जाएगा। और मार्विन हैगलर ने यही किया। मार्विन हैगलर ने कोई भी लग्जरी आइटम यूज़ नहीं किया जब तक कि वो रिटायर नहीं हो गया। हम कितने एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे। कॉनर मैकग्रेगर इकलौता मतलब सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। कॉनर मैकग्रेगर जब फाइटिंग कर रहा था ना, तो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट। बट जैसे जैसे पैसा आया, फाइटर खत्म हो गया और एक बकचोद पैदा हो गया। बकचोदी की जो है, कॉनर मैकग्रेगर फाइटिंग के समय भी करता था, पर जब आप फाइट कर रहे हो और अपनी बकचोदी को बैकअप कर लो ना, दैट्स ओके। क्योंकि फाइट के बिना बकचोद सिर्फ बकचोद नजर आता है। शायद वैसे ही गिलबर्ट की लाइफ में भी हुआ कि उसके पास पैसा आया तो शायद अपना ध्यान जो है अपने टारगेट से भटक गया। खैर, गिलबर्ट बंस का कहना है कि मैं इस फाइट में वापसी करूंगा और मैं रॉकी बाल्बोआ टाइप वापसी करूंगा। दोस्त गिलबर्ट बंस, आई एम अफ्रेड टू ब्रेक इट टू यू, बट रॉकी बाल्बोआ ना फिक्शनल कैरेक्टर है। एनीवेज, मेरा मानना है कि गिलबर्ट एक शानदार फाइटर है। अगर उसकी उम्र नहीं होगी होती तो मुझे लगता है कि वो अभी भी बहुत केपेबल फाइटर है। ठीक, चलिए, इसी के साथ सारी खबरें खत्म होती हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट संघ की लड़ेंगे जीतेंगे।